हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है और कैसे कैसे वे एक एक करके भारत के अन्य क्षेत्रों पे, ठीक है, भारत के पूरे विस्तृत क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में किस प्रकार से उनके द्वारा 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को विजित किया जाता है और उसके तत्पश्चात 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में उनके द्वारा मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के त्रिगुट को पराजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और इसके बाद जब हम लोग अंग्रेजों के संबंध में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि यहीं से जैसे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध संपन्न हो जाता है और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि होती है, तो उसके पश्चात से लॉर्ड क्लाइव द्वारा इस भारत में, ठीक है, जो भारत का बंगाल क्षेत्र हुआ करता था जिस पे अधिकार किया गया था उनके द्वारा, उसमें द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। तो दोस्तों, यह जो यहाँ से जो तथ्य हम लोग देखेंगे आगे के, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको भारत के अन्य प्रांतीय शासकों के साथ रिलेट करके देखना होगा। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय कुछ जो प्रांतीय शासक थे वे अपना सर उठाना शुरू कर दिए थे, अर्थात उनके द्वारा अपने प्रदेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और वे वहां का स्वतंत्र शासक बन गए थे। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय शासक और प्रांतीय शासकों में मतभेद उत्पन्न होता है, दोनों में फूट पड़ता है और दोनों एक दूसरे से मतलब हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं और उसका फायदा उठाया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। और उनके मतलब इस फूट का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे प्रांतीय शासक को पराजित करने की कोशिश करते हैं। अर्थात यहाँ से बाद का जो इतिहास है अंग्रेजों का भारत में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस दृष्टिकोण से? तो यहाँ पे भारत में शासन स्थापित करने के दृष्टिकोण से। और वह जो इतिहास है, जब तक हम लोग यहाँ के प्रांतीय स्वतंत्र शासकों को नहीं देखेंगे तब तक हमें वह इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो अंग्रेजों का यहाँ भारत आगमन है और भारत में शासन स्थापना का जो क्रम है, हम लोग उसे यहीं तक देखें। और इसके बाद जब हम लोग यहाँ के प्रांतीय शासकों को पढ़ लेंगे तो उसके बाद से जब मैं यहाँ से इसका इतिहास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा भी, तनिक सा भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा इस टॉपिक को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी कंपनियों को यहाँ तक पढ़ा दिया, वैसे ही करके जो अन्य यूरोपीय कंपनी यहाँ भारत आए हुए थे, जैसे डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, स्वीडिश थे, ठीक है, उन सभी कंपनियों के भी विषय में हम लोग यहाँ पे थोड़ी अध्ययन कर लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शुरू में जब सब कंपनियों का आगमन होता है तो शुरू में यानी प्रारंभ के दिनों में तो सिर्फ उन्हीं का इतिहास हम लोग को पढ़ना है, उनका व्यक्तिगत इतिहास पढ़ना है, यानी सिर्फ कंपनी का इतिहास पढ़ना है। परंतु जैसे जैसे उनका यहाँ पे कार्य क्षेत्र विस्तृत होता जाता है तो उनका जो इतिहास है वह भारत का इतिहास बन जाता है। तो यहां तक, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन यूरोपीय कंपनियों के व्यक्तिगत इतिहास को देखा है, अर्थात भारतीय शासकों के साथ उनका जो रियल मुठभेड़ है, ठीक है, रियल जो उनका मुठभेड़ है यहाँ से, उसको हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखेंगे। तब तक हमें तो जरूरत है कि यहाँ के प्रांतीय शासकों को पढ़ लेना और जितने भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्री आए हुए थे उनके इतिहास को थोड़े थोड़े करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं दोस्तों यहाँ पे चालू करूंगा, यानी आज का टॉपिक रखूंगा डेनिश कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, क्या कहा मैंने? डेनिश कंपनी का भारत आगमन, यही हमारा आज का इतिहास का टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग डेनिश कंपनी का भारत आगमन। दोस्तों, यदि आप सभी ने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित पिछले वीडियोज को देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि मैंने वे समस्त पृष्ठभूमियों को आपके समक्ष प्रकट किया था ताकि आप लोग जब भी किसी यूरोपियन कंट्री के भारत में आगमन के संबंध में पढ़ें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों जो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, ठीक है, जैसे कि आप लोग हो सकता है कि पीसीएस के भी स्टूडेंट हो, तो उसमें यदि आप लोग मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें होता क्या है कि पूछ देता है कभी कभी कि भौगोलिक खोज के पीछे क्या कारण थे, यानी कौन से ऐसी पृष्ठभूमि मौजूद थी उस समय, ठीक है, यानी जिम्मेदार थी
जिसने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया। तो उस स्थिति में होता क्या है कि जितने भी यूरोपियंस कंट्री द्वारा भारत में आगमन हुआ या पूर्वी देशों पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए उनका आगमन हुआ, तो उन सभी के जो कारण थे उनके मूल में बहुत ही कॉमन कारण उपलब्ध थे। ठीक है, यानी जितने भी कंट्री थे उनका कोई मतलब अलग अलग कारण नहीं था, सबका मिला जुलाकर एक ही कॉमन कारण हुआ करता था, एक ही कॉमन कॉजेज हुआ करता था, जिसको ध्यान में रख के वे दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री हो या भारत जैसा महत्वपूर्ण देश हो या उपमहाद्वीप हो, उस पर अधिकार करने के लिए वे बहुत ही व्याकुल थे। तो यदि हम लोग कंपनी के अलग अलग कारणों को ध्यान में रख के, ठीक है, यानी जैसे डच कंपनी के भारत आगमन के पीछे क्या कारण थे, पुर्तगाली कंपनी के भारत आगमन के पीछे क्या कारण थे, अंग्रेज कंपनी के भारत आगमन के पीछे क्या कारण थे, तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग प्रत्येक कंपनी के व्यक्तिगत कारण को ध्यान में रख लेंगे तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है किसी ऐसे कॉमन कॉज की, ठीक है, ऐसे मतलब उभयनिष्ठ फैक्ट के जो कि प्रत्येक के लिए लागू होगा। और यदि वह कारण जो प्रत्येक कंपनी के लिए लागू होगा तो इससे हमें होता क्या है कि प्रत्येक कंपनी के व्यक्तिगत कारण को जानने के झमेले से हमें छुटकारा भी मिल जाता है और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का एक उचित और वास्तविक आंसर भी प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रत्येक कंपनी के जो व्यक्तिगत कॉज है उनको छोड़ करके और उनके कॉमन कॉज को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उससे संबंधित जो कारण थे उसके विषय में मैंने पहले के ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और यदि उस वीडियो को आप लोग अटेंड नहीं किए हुए हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हमारे करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर के और उस वीडियोज को देख ले। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी से एक मेरी यह विनती भी है कि आप सभी में से जितने भी बच्चे यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि दोस्तों जो यहाँ पे फ्री वीडियोज, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वह यहाँ पे जो अपलोड किया जा रहा है इससे आप सभी लाभान्वित हो सके। ठीक है, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस करियर वांट प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, ठीक है, उसका मतलब महत्व साबित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ प्रत्येक कंपनी के भांति यहाँ डेनिश कंपनी के भी कुछ कॉजेज थे, जैसे कि मसालों का व्यापार करना। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो यूरोपीय कंट्रीज हुआ करते थे वहां पे ठंडी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। ओके, और उस ठंडी पड़ने के कारण उनको मांस का सेवन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मांस के सेवन करने से शरीर में थोड़ी गर्मी अधिक पैदा होती है और उससे वे अपने को पर्यावरण के अनुकूल भली भांति ढाल पाने में सक्षम होते हैं। तो मांस का सेवन तो करते थे, परंतु यदि आपको कच्चा मांस दे दिया जाए या उबाल करके नमक छिड़क करके दे दिया जाए तो वह खाने में आपको उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। उसके लिए आपको मसाले की आवश्यकता होगी। और यदि बात तब हो जब बड़े पैमाने पर मांस का खपत हो रहा हो, तो उस स्थिति में मसाले की खपत भी बहुत अधिक ही होगी। तो यहाँ पे उन मांसों को स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा उन मांसों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, अधिक दिनों का या अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसाले की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और वह मसाला कहां से आता था? भारत उपमहाद्वीप या अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्रीज। उसके साथ साथ वहां पे गर्मी पड़ती थी, तो गर्मी पड़ने के कारण ठंडी पड़ती थी, तो ठंडी पड़ने के कारण होता क्या था कि उनको गर्म कपड़े पहनने की जरूरत होती थी। और जो वहां यूरोपीय कंट्री में गर्म वस्त्र उत्पादित होते थे वे गर्म वस्त्र बहुत ही खुरदरे होते थे, अतः उनको मुलायम बनाने के लिए सूती कपड़े की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उन सूती कपड़ों का अस्तर वे लोग अपने जैकेट या कोट में प्रयोग कर देते थे, जिससे उनको पहनने में बहुत ही सहूलियत महसूस होती थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके वहां से भारत से चंदन की लकड़ी भी लाई जाती थी और जितने भी बहुमूल्य बेशकीमती पत्थर हुआ करते थे, बहुमूल्य रत्न हुआ करते थे या हाथी के दांत हुआ करते थे, इन सभी वस्तुओं का भी यूरोपीय कंट्री में बहुत ही अधिक खपत हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि यूरोप में उस समय एक तरह से कहिए तो विलासिता का युग आरंभ हो गया था। तो यही सारे फैक्टर जो अन्य यूरोपीय कंट्री में भी मौजूद थे, वही कहां मौजूद था? डेनिश, यानी जो डेनमार्क हुआ करता था। ठीक है, डेनमार्क कंट्री में भी यह फैक्टर मौजूद था। अब होता क्या है कि जैसे जैसे पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों का भारत में आगमन हो जाता है, अब ये देश
समृद्ध होने लगते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि पुर्तगाल को देख करके डच ललायत होता है भारत के साथ व्यापार करने के लिए, तत्पश्चात अंग्रेज भी अपना कदम रख देता है भारत में। अब भला यूरोप का जो उस समय का एक अन्य महत्वपूर्ण नौशक्ति हुआ करता था डेनमार्क, ठीक है, भला वह अब कैसे चुप बैठ सकता है जब उसके पास संसाधनें मौजूद थी, जब उसको रूट की भी जानकारी हो गई और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अभी होना बाकी ही था। तो उस स्थिति में डेनमार्क कभी भी चुप नहीं बैठ सकता था और इसने किया क्या कि इसने भी अन्य यूरोपीय कंट्री को ही फॉलो करता हुआ भारत पहुंच गया। और दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, जो डेनमार्क का कंपनी है वह 1616 ईस्वी में भारत पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, कब पहुंचता है? 1616 ईस्वी में भारत पहुंचता है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा आपसे, यहां पे जो डेनमार्क था, ठीक है, पहले हम लोग देख रहे थे कि पहले यहां पे व्यापारियों का आगमन होता है भारत में और तत्पश्चात वहां पे यानी जिस कंट्री के व्यापारी यहां पे आए होते हैं वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, परंतु यहां पे हुआ था क्या कि जो डेनमार्क था इसका जो आगमन है भारत में वह पुर्तगालियों के भारत में आगमन के लगभग 100 वर्षों के बाद इसका आगमन होता है। तो उस समय तक डेनमार्क यह समझ चुका था, यह जान चुका था कि भारत जो देश है उसका जो मार्ग है वह समुद्री मार्ग खोज लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या, भारत जो देश है वास्तव में वहां पे बहुत अधिक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है और जितनी भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका व्यापार हम लोग कहां से कर सकते हैं? भारत से कर सकते हैं। तो इस स्थिति में ऐसे हमारे पास कोई कठिनाई नहीं है कि पहले हमारे जो व्यापारी है वह भारत में जाए और उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे कंपनी की स्थापना करें। अर्थात हम पहले ही कंपनी की स्थापना कर देते हैं और उसके पश्चात इसी कंपनी के जो व्यापारी है वह भारत में जाएंगे। और ऐसा कोई यूरोपियन कंट्री भी नहीं है जिसने भारत में जाकर के और व्यापारिक संबंध स्थापित करने की गुहार लगाई वहां के शासकों से और उन्हें निराश होकर के वापस आना पड़ा। अर्थात यहाँ पे संपूर्ण जो फैक्ट्री स्थापित करने की परिस्थितियां थी वह डेनमार्क को अनुकूल नजर आ रही थी और यही कारण है कि इसने सर्वप्रथम 1616 ईस्वी में ही भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली जाती है। किस कंपनी की स्थापना की जाती है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पर जाती है 1616 ईस्वी में, अब इसके ही व्यापारीगण डेनमार्क से कहां चले? भारत चले, क्योंकि उनका जो मुख्य लक्ष्य था क्या था? भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके डेनमार्क के आर्थिक हितों को लाभ पहुंचाना। ओके, क्या कहा मैंने? इनका मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके डेनमार्क के हितों को लाभ पहुंचाना या उनके लाभ में वृद्धि करना। ओके, अब देखिए यहां पे क्या होता है। जैसे ही 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी भारत आती है, ओके, जैसे ही डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आती है, अब यहां पे जो पहले से मौजूद मुगल शासक होते हैं उनसे सर्वप्रथम इनको अनुमति लेनी पड़ती है, कहां? भारत में व्यापार करने के लिए। और जिस प्रकार से मुगल शासक अन्य यूरोपियन कंट्री जैसे पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों को अनुमति प्रदान कर दिया था, ठीक उसी प्रकार इनको भी भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं। परंतु इनको अनुमति प्रदान करने में मुगल शासकों ने थोड़ी देर लगाई थी। इसका कारण क्या था कि पहले से जो पुर्तगाली, डचेज और अंग्रेज कंपनी आए हुए थे भारत में, अब उनकी मंशा को धीरे धीरे मुगल शासक समझ चुके थे। वे जान चुके थे कि ये जो व्यापारिक कंपनी है जो कि यूरोप से यहाँ पे आते हैं, पहले तो ये इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य होता है वह यहाँ से व्यापार करना होता है और हमें झांसा देते हैं कि आपके ही लघु एवं कुटीर उद्योगों का फायदा होगा,
हम लोग उन लघु एवं कुटीर उद्योगों से सामान को खरीद करके अपने देश ले जाएंगे और उसके बदले में आपको सोने एवं चांदी देंगे। और इससे हमको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खरीदार है और आप बेचने वाले हैं। कभी भी मुनाफा किसको होगा? आपको होगा। परंतु वे हमें झांसा देते हैं। उनकी यह कूटनीतिक चाल है। वे धीरे धीरे करके एक दीमक की भांति हमें पूरा खोखला कर देते हैं और तब हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे क्यों ना हम पहले ही चालाकी करें। यदि यहाँ पे डेनिश कंपनी को भी मैं यहाँ पे व्यापारिक उद्देश्य से इनको अनुमति प्रदान कर देता हूं, तो पुनः इनकी जो मंशा है वह अन्य यूरोपियन कंट्री के ही भांति हो जाएगा और यह भी यहाँ के शासन और प्रशासन में रुचि लेना पसंद कर लेंगे और यह पुनः हमारे लिए एक समस्या की घड़ी उत्पन्न कर देंगे। परंतु थे तो भारतीय शासक ही, भले ही इनमें थोड़ी बुद्धि का उदय हो गया, परंतु इनमें जो लक्षण था अन्य भारतीय शासकों की ही भांति था। ओके, यहाँ के जो शासक होते थे वो बहुत ही दयालु माने जाते थे और ये नहीं समझते थे कि हमारी जो दयालुता है यही हमारे शासन की अंतिम घड़ी सिद्ध कर देगी। और यहाँ पे शुरू में डेनिश कंपनी को तो पहले यहाँ पे अनुमति प्रदान कराने में थोड़ी समय लेनी पड़ी, परंतु अंततोगत्वा 1620 ईस्वी में इनको भी यह अनुमति मिल गई, ठीक है, कि आप हमारे देश में एक फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं और फैक्ट्री की स्थापना कर आप हमारे देश के साथ व्यापारिक संबंध भी कायम कर सकते हैं। परंतु शर्त यहाँ पे यह रखी गई थी कि जो छूट, जो अधिकार अन्य यूरोपियन कंट्री जैसे पुर्तगाली, डचेज एवं अंग्रेज को प्रदान किए गए थे, वे अधिकार इनको प्रदान नहीं किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुगल शासक को डर था कि यदि उतनी छूट दे देंगे जैसे कि हमारे क्षेत्र में आओ, यहीं से व्यापार करो और हमें ही चुंगी मत दो, ऐसा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इतना तो बात जरूर समझ चुके थे कौन? भारत के बादशाह। परंतु फिर भी उन्होंने अपनी दयालुता का परिचय देते हुए 1620 ईस्वी में इनको यह अधिकार प्रदान कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। यह जो डेनिश कंपनी थी, ठीक है, जैसे ही इनको 1620 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है, अनुमति प्रदान होता है, तो यह 1620 ईस्वी में अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है वह कोचीन में स्थापित करती है। कहाँ स्थापित करती है? कोचीन में स्थापित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब इनके द्वारा 1620 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर दिया जाता है, तो अब यह पुनः अन्य यूरोपियन कंट्री के ही भांति भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं और वहां पे फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसका कारण क्या था दोस्तों? इसका कारण बहुत ही सिंपल था। क्योंकि आप भी यदि किसी देश में जाते हैं, ठीक है, देश से छोड़ दीजिए, किसी स्टेट में ही जाते हैं, भारत के ही स्टेट को ले लीजिए, और वहां पे जाकर के आप किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, वहां से आपके पूंजी में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो आप यह सोचने लगते हैं, ठीक है, आप यह सोचने लगते हैं कि इस राज्य में, ठीक है, इस स्टेट में जहां पे मैं व्यापार कर रहा हूं, जहां पे मैं मतलब अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रहा हूं, वैसे यदि और भी कोई दूसरे मार्केट हो जहां पे इन वस्तुओं का, यानी जिस वस्तु का मैं यहाँ पे व्यापार कर रहा हूं उसकी यदि वहां पे वृद्धि हो, तो क्यों ना अब वहां पे भी हाथ आजमाया जाए। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कुछ वहां वस्तुएं मुझे सस्ती मिल जाए और वहां से यदि ला करके मैं कहीं दूसरी जगह बेचता हूं तो हमें अधिक मुनाफा हो। जैसे कि आप लोग बहुत सारे कंपनियों को भी देखते हैं, जैसे आजकल भी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि वहां स्थापित है जहां पे उनको कच्चे माल सस्ते में मिलते हैं और वहां पे एक विस्तृत बाजार होता है। तो यहाँ भी डेनिश जो कंपनियां थी उन्होंने भी यही सोचा कि मेरे द्वारा क्यों ना वहां पे फैक्ट्री स्थापित किया जाए जहां पे जिस माल का मैं खरीदारी करता हूं वह माल वहां पे सस्ता मिले। अब देखिए यहाँ पे कोचीन में बहुत सारे यूरोपीय कंपनी जो थे वे अपना फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। तो ये किसी नए प्रदेश के तलाश में थी डेनिश कंपनी। यह चाहती थी कि जहां जहां अंग्रेज, पुर्तगाल और डचेज कंपनी अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए हुए हैं, हो सकता है कि उन्होंने बहुत खोज के बाद, बहुत मतलब सोच विमर्श या विचार विमर्श के बाद उन्होंने वहां पे स्थापित किया है और मैं तो यहाँ पे नया हूं, तो क्यों ना उसका फायदा उठाऊं। यानी उनके अनुभवों का फायदा उठाने को कौन सोचा? डेनिश कंपनी। और इनका मतलब उद्देश्य था कि उनके अनुभवों का फायदा उठाते हुए हम लोगों द्वारा ज्यादा सोच
विमर्श नहीं किया जाए और वहां पे तुरंत एक दूसरे फैक्ट्री को स्थापित किया जाए। और दोस्तों उस समय तो जब डच, पुर्तगाली और अंग्रेज कंपनी भारत में आए थे तो इनको थोड़ी जानकारी की अभाव थी। शुरू में तो ये लोग दक्षिण के ही प्रदेशों से होते हुए उत्तर भारत में बंगाल तक पहुंच स्थापित किया था, परंतु डेनिश कंपनी यहाँ पे आते ही समझ गए थे कि जो भारत का वास्तविक खजाना है वह कहाँ छुपा हुआ है, बंगाल में छुपा हुआ है। तो मेरे द्वारा भी बंगाल में एक फैक्ट्री अवश्य स्थापित की जानी चाहिए यदि कि हम लोग अपने मतलब व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। तो यही कारण होता है, ठीक है, यही कारण होता है कि 1653 ईस्वी आते आते डचों द्वारा बंगाल के श्रीरामपुर में, ठीक है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, बंगाल के श्रीरामपुर, देखिए दोस्तों 1653 ईस्वी आते आते बंगाल के श्रीरामपुर में डेनिश कंपनी के द्वारा अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, डेनिश कंपनी के द्वारा अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई थी, तो 1620 ईस्वी में कोचिन में, ठीक है, 1620 ईस्वी में कोचिन में। और इनकी जो यानी डेनिश कंपनी की जो दूसरी फैक्ट्री थी वह कहां पे स्थापित की जाती है, तो वह स्थापित की जाती है 1653 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों ने बहुत ही भली बातें देख लिया होगा। ओके, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ये जो डेनिश कंपनी थी इसके द्वारा भारत में दो प्रमुख व्यापार को संपन्न की जाती। ठीक दोस्तों, क्या कहा मैंने, डेनिश कंपनी के द्वारा, ठीक है, यानी जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी भारत में व्यापार के उद्देश्य से, उसका जो व्यापारिक उद्देश्य था वह, उनमें दो प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन से, पहला था चाय का व्यापार, ठीक है, यानी जो चाय पत्ती होता है, ठीक है, पहला था इनका चाय का व्यापार, और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। यहां पे पहले मैं उसे नोट कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझा देता हूं। यहां देखिए, इनका जो प्रमुख व्यापारिक उद्देश्य था वह दो था, पहला तो चाय का व्यापार, चाय का व्यापार, और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पे जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उनका जो दो प्रमुख व्यापारिक उद्देश्य था, उनमें पहला था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। अर्थात डेनिश कंपनी द्वारा भारत से सबसे अधिक मात्रा में चाय पत्ती का खरीदारी किया जाता था और उसको ले जाकर के यूरोपियन कंट्री में व्यापार किया जाता था, यानी वहां पे बेचा जाता था। क्योंकि यहाँ पे जब डेनिश कंपनी आए हुए थे तो इन लोगों द्वारा देखा गया कि हम तो बहुत दिन बाद आए हुए हैं, यहाँ हमसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली, डचेज एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका है और इनके द्वारा मसालों का तो पूरे यूरोप में भरमार कर दिया गया है, और इनके जो मसाले ले जाने की दर है वह हमारे अपेक्षा अभी भी अधिक है। तो क्यों ना मेरे द्वारा कुछ ऐसे अलग प्रकार का व्यापार किया जाए जिसकी मांग यूरोप में ज्यादा हो परंतु वहां पे उसकी पहुंच बहुत कम हो, ताकि हम बहुत ही कम समय में ब्रिटिशर से, पुर्तगाली और डचेज कंपनियों से ज्यादा धन अर्जित किया जा सके। और यही चाल चला जाता है किसके द्वारा, डेनिश कंपनी के द्वारा। और ये लोग यहाँ पे आने के बाद चाय पत्ती के व्यापार को अपना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों द्वारा देखा गया कि चाय का खपत तो यूरोप में ज्यादा है परंतु वहां पे इनकी उपलब्धता काफी कम है। अभी भी पुर्तगाली, डचेज एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अभी चाय पत्ती का व्यापार अधिक मात्रा में नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में इन्होंने चाय के व्यापार को अपना लिया। यह था उनका फर्स्ट पोजीशन। और दोस्तों देखिए, दूसरा जो इनका व्यापार था, ठीक है, दूसरा जो इनका व्यापार था वह था चीन के साथ व्यापार। अर्थात भारत को ही केंद्र मान करके, यानी भारत में ही रह करके डेनिश कंपनियों द्वारा
चीन के साथ व्यापार को संपन्न किया जाता था। और चीन के साथ जो कुछ प्रमुख वस्तुएं थी, जैसे रेशम हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, इन सभी जो मुख्य वस्तुएं थी उनका व्यापार किनके द्वारा किया जाने लगा? डेनमार्क के ही द्वारा किया जाने लगा। क्योंकि अभी भी चीन यूरोपीय कंट्री को अपने देश में रहने की अनुमति नहीं दिया था, अपने बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया था। वे कुछ प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध के बाद कुछ बंदरगाह तो खोल दिए थे यूरोपियंस के लिए, ठीक है, जैसे कैंटन का बंदरगाह जो था उसमें महत्वपूर्ण हुआ करता था, लेकिन उसने यह अधिकार नहीं दिया था इन यूरोपियंस कंट्री को कि आप लोग वहां पे निवास करते हुए व्यापार कर सकते हैं। अर्थात आप कहीं से भी आइए, अपने देश से ही आइए, मगर आपको यहाँ पे व्यापार करने दिया जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे निवास नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में, ठीक है दोस्तों, उस स्थिति में ये जो डेनिश कंपनी थी वह भारत में ही रह करके व्यापार करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डेनिश कंपनी के द्वारा यहाँ पे दो प्रकार के व्यापार को अपनाया जाता था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। परंतु देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो चाय का व्यापार था वह चाय पत्ती जो होता है, ठीक है, उसका जो व्यापार था अब वह कोचिन से संचालित नहीं होने वाला था, क्योंकि वहीं से नहीं यह व्यापार करना पसंद करेंगे जहां पे उनकी मात्रा अधिक हो। परंतु दक्षिण भारत में ये जो उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है उसके अपेक्षा वहां पे कम चाय पत्ती का उत्पादन होता था, और यही कारण था कि ये जो डेनमार्क था, ठीक है, जो डेनिश कंपनी था, यह अब उत्तर पूर्वी भारत की तरफ रुख करता है और वहां जाकर के चाय का व्यापार अधिक मात्रा में करता है, जहां पे असम में अपना बगान स्थापित करता है, बंगाल में अपना बगान स्थापित करता है, ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में अपना बगान स्थापित करता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके वह जो हमारा पूर्वोत्तर का इलाका है उसमें, यानी जो लेफ्ट का इलाका है उसमें स्थापित कर लेता है अपना फैक्ट्री, और वहां पे बगान स्थापित करके वहां से चाय पत्ती का व्यापार करने लगता है। परंतु दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ही 1813 ईस्वी में, यदि आप लोग चार्टर एक्ट को पढ़े होंगे या यदि नहीं पढ़े होंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा आप सभी को, ठीक है, चार्टर एक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ पाइएगा। तो उसमें आप लोग देखिएगा कि 1813 ईस्वी में होता क्या है कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया जाता है। और वह व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ करता था कि यदि किसी कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्राप्त है तो केवल और केवल उसी कंपनी को यह अधिकार था कि वह जाकर के भारत के साथ व्यापार कर सकता है। और वह अधिकार किसको प्राप्त था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात मर्चेंट्स एडवेंचर्स को। तो जैसे ही 1813 ईस्वी में व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद से जो ब्रिटिश नागरिक थे, ठीक है, जो कि व्यापारी के रूप में कार्य करते थे, उन लोगों का एकाएक बहुत ही भारी मात्रा में आगमन होने लगता है। कहां पे? भारत में। और इसके साथ साथ देखिए वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार समाप्त किए जाते हैं उसमें भी दो अधिकारों को छोड़ करके ही समाप्त किया गया था। वे दो अधिकार थे चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है, परंतु यह भी 1833 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है तो होता क्या है कि अब ब्रिटिश से यानी ब्रिटेन से आने वाले व्यापारियों की संख्या में एकाएक बहुत ही अधिक अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही उतने सारे व्यापारी आने लगते हैं चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए, अब यह जो डेनमार्क कंपनी था, डेनिश कंपनी था, यह अब अपने आप को संभाल नहीं सकता है, ठीक है, संभाल नहीं पाता है और इस प्रतिस्पर्धा में यह पीछे नजर आता है। और धीरे धीरे करके जो अंग्रेज कंपनी है वह जहां जहां डेनिश कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित किए हुआ था अब उस पर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है, ठीक। अब यहाँ पे डेनिश जो कंपनी थी उसको समझ आ जाता है कि अब मैं यहाँ पे भारत में प्रतिस्पर्धा करने के लायक नहीं हूं, मैं यहाँ पे टिक नहीं सकता हूं इन बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री के आगे। तो यह करता क्या है कि यह अंग्रेजों से अपना समस्त व्यापार को बेच देता है। यह यहाँ पे करता क्या है कि यह जो अपना समस्त व्यापार स्थापित किए हुआ था यहाँ पे भारत में, अब उन समस्त व्यापारिक गतिविधियों को, समस्त व्यापारिक फैक्ट्रियों को किससे बेच देता है? अंग्रेजों से बेच देता है। और समस्त फैक्ट्रियों को उससे बेच करके और यहां से पुनः अपने देश डेनमार्क वापस चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अर्थात यहाँ पे
भारत में अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को संभाल नहीं पाने की स्थिति में जो डेनिश कंपनी है वह अंग्रेजों को अपना समस्त व्यापारिक जो फैक्ट्री है उसको बेच देता है, और जिस जिस क्षेत्र पे वह अधिकार किया होता है उसको भी वह बेच देता है, और यहाँ से पुनः वह कहाँ प्लान कर जाता है, अपने स्वदेश अर्थात डेनमार्क प्लान कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डेनिश कंपनी का भारत में आगमन होता है और वह अपने व्यापारिक कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को।